इलेक्ट्रोड अथवा अर्ध सेल हो गया था। चित्र भी बनवा दिए थे उसका। चलो आगे बढ़ो। नीचे लिखेंगे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट काली पेन से इलेक्ट्रोडों पर होने वाली क्रियाओं के आधार पर 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 हो गया। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। हो गया। नंबर एक एनोड। नंबर एक एनोड लिखेंगे इसमें। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। जिस पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। हो गया। ये चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर लिखो कैथोड। कैथोड 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 में क्या लिखेंगे? वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन की प्रक्रिया होती है। अपचयन की प्रक्रिया होती है। हो गया ना? हो गया। चलो लिखो। क्या लिखे? हाँ, दोनों हो गया। अब नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख देंगे। सिंगल इंडिकेट पॉइंट ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है तथा केवल इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान का कार्य करता है।
इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान का कार्य करता है। हो गया? क्या लिखे? अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाता है। अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाता है। हो गया जी? आगे लिखना। अब हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ELECTRODE, CTRODE, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, POTENTIAL, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। हो गया ना? अब देखो इलेक्ट्रोड का विभव क्या है। हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा, उसमें एक क्षण होगी और वो विलयन में डूबी रहेगी। हो गया ना? तो अभी ध्यान से देखना, यहां पर दो चीजें काम करती हैं, एक विलयन दाब और एक परासरण दाब। समझ में आया? इन दो चीजों के कारण इस क्षण से और विलयन से धातु आयन गति करते हैं। अभी इसको आगे हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा जान लो। जब नर्क समीकरण पढ़ने लगेंगे तब इसकी उत्पत्ति की व्याख्या पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, इसके आधार पर हो जाएगा। होता क्या है इसमें, ये धातु की क्षण है, मान लो कॉपर की क्षण है, और विलयन में कौन है जी, कॉपर सल्फेट। हमने कहा था ना कल वाले एग्जाम्पल में, कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबाए थे, तो विलयन में CuSO4 है। अब एक चीज सोचो, कुछ ऐसा हो जाए कि ये Cu2+ चला जाए इस इलेक्ट्रोड पर, चला जाए, तो जब ये इस इलेक्ट्रोड पर जाएगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, Cu2+ है ना। इसी के ऊपर धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। धनावेश आता है इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, ग्रहण करके धनायन नहीं बनाती। नहीं तो अभी तुमको बताते। हो गया? हमको सुनाई भी नहीं कि तुम क्या बोले, हम तो वैसे बताते जा रहे हैं। तो अब देखो Cu2+ बना, इसका मतलब इसके ऊपर धनावेश आया, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ गए? अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर ये उदासीन होना चाहता है तो फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब क्षण पर गया तो क्षण से ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्या निकालेगा? क्षण से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये ध्यान देना। तो जब क्षण का इलेक्ट्रॉन निकालने लगा तो क्षण पर कैसा आवेश आने लगेगा, क्षण का इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने तो उदासीन हो गया, लेकिन क्षण कैसा आवेश होने लगा, धनावेश, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन निकलने लगा ना। तो अब सोचो Cu2+ विलयन से चला गया क्षण पर, तो विलयन में अब केवल कौन बचा, SO4 पे 2-। Cu2+ गया वहां, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कैसा आवेश आया, धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका निकाल के अपने उदासीन हुआ है ना, याद रखे रहना।
Cu2+ गया है, क्षण से इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो क्षण धनावेशित हो गई। और विलयन कैसा हो चुका है इस समय? कॉपर उदासीन होगा, क्षण धनावेशित होगी। मतलब ये क्षण था हमारे पास, अभी फिलहाल के लिए इस पर कोई आवेश नहीं था, हम लेके आए एक Cu2+। तो Cu2+ आता है क्षण के पास, कहता है हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको उदासीन होना है, ठीक है। तो ये अपने पास के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Cu2+ को देता है। तो Cu2+ उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसमें बदल जाता है? Cu में बदल जाता है। ध्यान देना, Cu2+ गया क्षण के पास, उससे कहा हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमको उदासीन होना है। अभी देखो क्षण पर कोई आवेश नहीं था, तो इसने क्षण ने कहा लो तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। Cu2+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, वह लेके तो उदासीन हो गया, लेकिन क्षण पर कैसा आवेश आ गया? 2 धनावेश आ गया ना 2 इलेक्ट्रॉन देने के कारण, दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार बहुत सारे Cu2+ जाते हैं और क्षण पर कैसा आवेश आने लगता है? धनावेश आने लगता है। और वो आयन जा कहां से रहे हैं? Cu2+ आयन विलयन में से जा रहे हैं ना। तो विलयन में एक Cu2+ था, एक SO4 पे 2- था, तो विलयन उदासीन था। लेकिन Cu2+ निकल के चला गया, तो अब विलयन में कौन बचा? SO4 पे 2- बचा है ना। तो विलयन कैसा हो गया? ऋणावेशित। तो विलयन पर ऋणावेश, क्षण पर कैसा आवेश? धनावेश। ऋणावेश और धनावेश, तो एक विभवांतर उपस्थित हो जाता है। क्या उपस्थित हो जाता है? विभवांतर, विभव का अंतर, विभवांतर उपस्थित हो जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ गए? अब ये कौन कहां जाएगा? अभी तो हमने दिखाया Cu2+ क्षण पे जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है क्षण से आयन बना के विलयन में आने लगते हैं। जब क्षण से धातु आयन विलयन में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर आएंगे ना, और इस इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो कहां पर छोड़ेंगे? मान लो यहां क्षण से कोई निकला, आयन बना के यहां से भागना चाहता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को कहां छोड़ेगा? यही क्षण पर ही तो छोड़ेगा ना, और अपने भाग जाएगा कहां पर? विलयन में। तो अब सोचो क्षण पर कैसा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश। अब विलयन में धनावेश भागने लगे ना, तो विलयन में किसकी संख्या बढ़ने लगेगी? धनावेश की संख्या बढ़ने लगेगी। तो विलयन पर कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश। तब भी वो प्रक्रिया हो गई, तभी तो धनावेश ऋणावेश उपस्थित हो गया, विभवांतर तब भी उत्पन्न हो गया। कभी कभी क्या होता है, न तो जाता है न तो आता है। जब जाएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, तो इलेक्ट्रोड विभव अर्थात विभवांतर उत्पन्न होगा? नहीं होगा। विभवांतर उत्पन्न होगा क्या? तब नहीं होगा। उसी स्थिति में विभव क्या होगा? उसका शून्य होगा। हो जाएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं? पहले इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखते हैं। लिखो, जब किसी धातु की क्षण को, जब किसी धातु की क्षण को, जब किसी धातु की क्षण को उसके आयन वाले विलयन में डुबाते हैं, उसके आयन वाले विलयन में डुबाते हैं, आयन वाले विलयन में डुबाते हैं, तो हो गया क्षण की सतह और विलयन के संपर्क तल के बीच, संपर्क तल के बीच हो गया एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है।
एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। हो गया, जिसे उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, जिसे उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हो गया ना, ये याद रखे रहना। इसे ई एनोड ऐसे लिखना, ई एनोड या ई कैथोड, CATHODE, और ये ANODE, ई एनोड या ई कैथोड से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब एनोड वाला रहेगा तो ई एनोड लगाएंगे, कैथोड वाला रहेगा तो ई कैथोड लगाएंगे। हो गया ना, हो गया। तो अब लिखो, जैसे जैसे कॉपर की छड़ को CuSO4 के विलयन में डुबाने पर, कॉपर की छड़ को CuSO4 के विलयन में डुबाने पर विलयन में डुबाने पर कॉपर की छड़ धनावेशित, कॉपर की छड़ धनावेशित और विलयन ऋणावेशित हो जाता है। विलयन ऋणावेशित हो जाता है। विलयन ऋणावेशित हो जाता है। हो गया जी, विलयन ऋणावेशित हो जाता है। अतः दोनों के संपर्क तल के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अतः दोनों के संपर्क तल के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। दोनों के संपर्क तल के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। हो गया, जिसे कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हो गया जी। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एक विलयन था CuSO4 का, और छड़ किसकी डुबाए थे इसमें, कॉपर की। तो Cu2+ वाले चले गए छड़ पर, उन्होंने छड़ से इलेक्ट्रॉन को मांगा और उदासीन हो गए। मांगने की परिस्थिति में छड़ पर कैसा आवेश आ गया, धनावेश आ गया, और विलयन में केवल कौन बचा, ऋणावेश। तो ये सारे के सारे ऋणावेश कहाँ चले जाएंगे, इसके ठीक बगल में जाके एकत्रित हो जाएंगे ना।
देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? क्योंकि धनावेश ऋणावेश को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो देख रहे हो कि ये क्षण की सतह हो गई और ये विलयन की समझ लो सतह हो गई। दोनों के संपर्क तल के बीच विभव का अंतर आ गया, एक प्लस और एक माइनस। इसी को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इस चित्र को छाप लो फटाक से। ये Cu2+ है और इसमें लिखा गया है SO4 पे 2- और क्षण पर कॉपर लिखे, धनावेशित किए, उसके बगल में ऋणावेश गोले में लगाया गया। फटाफट बना लो। अब नीचे हेडिंग लिखो, चित्र बनाने के बाद नीचे हेडिंग लिखो, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल लिखो हेडिंग, विद्युत वाहक बल। लिख नहीं रहा गाइस, विद्युत वाहक बल लिखेंगे। इसमें किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों, किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों के योग को, एक मिनट, इलेक्ट्रोड विभवों के बीजगणितीय योग को, के बीजगणितीय योग को, बीजगणितीय योग को हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, ऐसे लिखना, सेल का विद्युत वाहक बल कोष्ठक में V वा ब या EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, विद्युत वाहक बल की इंग्लिश होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसीलिए इसको EMF भी लिखा जाता है। कहते हैं हो गया ना। आगे लिखना, इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। ई और उसके नीचे सेल, CELL, इसे ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है, ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, ई सेल अगर हमको निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल निकालना हुआ तो क्या करेंगे। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हमें उसके इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव पता होना चाहिए। समझ गए? तो कौन कौन से इलेक्ट्रोड हो सकते हैं किसी सेल में, दो ही चीजें तो होंगी, एक एनोड एक कैथोड। तो बराबर लिख देंगे एनोड का विभव प्लस किसका विभव, कैथोड का विभव, और दोनों को याद रखना है किसके सहित, चिन्ह सहित। ठीक है ना, ये याद रखे रहना, बीजगणितीय योग कहाँ है, चिन्ह सहित लेंगे। तो ई सेल बराबर
एनोड के विभव को ई एनोड लिखते हैं प्लस इसके विभव को ई कैथोड लिखते हैं। यही हमारा ई सेल का सूत्र हो गया। एनोड पे हम जानते हैं कैसी प्रक्रिया होती है जी, ऑक्सीकरण की, कैथोड पर अपचयन की। तो जो एनोड का विभव होता है उसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो कैथोड का विभव होता है उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इसे हम ईओपी भी लिख सकते हैं और ईआरपी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अभी इसको आगे हम फिर समझेंगे जब नर्स्ट का समीकरण पढ़ने लगेंगे तब, क्योंकि वहां पे इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो नोट कर लो। अब लिखते हैं सेल। सेल, सेल क्या है? सेल वो है जो दुकान पे जाके 7 रुपए देते हैं, खरीद के लाते हैं, घड़ी में या टार्च में लगा देते हैं, वही सेल है। अभी देखो सेल के भाग तो हमने पढ़ लिया, क्या क्या, एनोड और कैथोड। तो जब अलग अलग थे तो हमने कल समझाया था कि इनकी कोई स्थिति नहीं होती है। जब किसी भी चीज को हम अलग अलग लिख दें तो क्या उसको हम एनोड या कैथोड कह सकते हैं? नहीं कह सकते। एनोड या कैथोड एक सापेक्षिक स्थिति, इसीलिए एनोड और कैथोड को जब जोड़ दिया जाता है तो हमें कैसी प्राप्ति है, किसकी प्राप्ति होती है? सेल की प्राप्ति होती है। अब जोड़ना है तो ग्लास में लेके इसे ग्लास ले जाके सटा नहीं देना है उसको। एक ऐसी प्रक्रिया बनानी होगी जिससे आयन एक विलयन से दूसरे विलयन में आ जा सकें, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, अगर मान लो अलग अलग विलयन में है, ये एक इलेक्ट्रोड था, ये दूसरा इलेक्ट्रोड था, तो इनका गिलास ले जाके जोड़ दें, वो हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे? नहीं। इनको जोड़ने के लिए हम एक पाइप का प्रयोग करेंगे। उस पाइप में भी विलयन भरा होगा। बात मत करो, होंगे अभी तुम, दिमाग तुम लोग का ज्यादा खराब हो रहा है। अभी कुछ समझाया जा रहा है तो समझोगे नहीं, बाद में पूछेंगे तो मुंह बंद कर लोगे धीरे से, तब नहीं आवाज निकलेगी। तो ये विलयन को जोड़ने के लिए हम नली का प्रयोग करेंगे। इस नली में विलयन भरा होता है और यहाँ पे नीचे छिद्र लगे होते हैं जो आयनों का आदान प्रदान एक तरफ से दूसरी तरफ करते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ से निकलता है और ऐसे इधर जाके गिरता है। उस विलयन में जो उस नली में जो विलयन भरा है वही आयन देता है। अगर इधर धनायन की कमी होगी तो धनायन दे देगा अपना वाला, इधर ऋणायन की कमी होगी तो कौन दे देगा? ऋणायन दे देगा। अर्थात उस नली के जो विलयन होते हैं वो काम करते हैं विद्युत अपघट्य का, वो भी विद्युत अपघट्य का ही काम करते हैं। आयन देंगे तो आयन है तो विद्युत अपघट्य होगा ही होगा। जिसको जैसी कमी होती है, धनावेश की कमी होती है धनायन देते हैं, ऋणावेश की कमी होती है तो ऋणायन देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि नली में से आयन खत्म हो जाते हैं, फिर से उस नली को हमें क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की युक्ति हो गई कि ये रखे तो थे अलग अलग बर्तन में, लेकिन किसी नली के द्वारा हमने इसको जोड़ दिया था। दूसरी स्थिति क्या कर सकते हैं? इनको अलग अलग रखने का क्या मतलब है? दोनों को एक ही में रख दो। दिखाई दे रहा है? दोनों को एक ही में रख दो तो आयन तो आसानी से चलने लगेंगे। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? आयन तो अभी इसमें क्या था, आयन एक से दूसरे में नहीं जा पा रहे थे, इसलिए किसी काम का नहीं था, तो उसको जोड़ने के लिए हमको नली लगानी पड़ी कि आयनों का आदान प्रदान तो शुरू हो जाए, तभी तो सेल का निर्माण होगा। जब आयन का आदान प्रदान ही नहीं शुरू होगा तो सेल का निर्माण कहां से होगा? जब आयनों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है तभी सेल का निर्माण होता है। तो अब इसमें तो दोनों एक ही में भर दिए गए। आयन तो हर जगह हो गया, कोई कहीं भी जा सकता है, इसमें किसी के पास जाएगा ना। इसका मतलब ये भी सेल है। तो सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में या अलग अलग विलयनों में रखे होते हैं या अलग अलग विलयनों में जुड़े हुए रखे होते हैं, क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो सेल की परिभाषा लिखो, हेडिंग लिखिए सेल, लिखो इसमें, सेल एक ऐसी युक्ति है
सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें हो गया दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में, दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में अथवा अलग अलग विलयन में, अथवा अलग अलग विलयन में, अथवा अलग अलग विलयन में, अथवा अलग अलग विलयन में एक दूसरे से जुड़े हुए रखे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रखे होते हैं। हो गया ना? अर्थात लिख सकते हो, अर्थात दो अर्ध सेलों को, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ये दूसरी परिभाषा है। दो अर्ध सेलों को, दो अर्ध सेलों को किसी विद्युत सुचालक की सहायता से जोड़ने पर, 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 हो गया, विद्युत सुचालक की सहायता से जोड़ने पर सेल प्राप्त होता है, सेल प्राप्त होता है। हो गया? बस, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे। मैथ